नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल और मैं तनुश्री प्रीति स्वागत करती हूं आपका आज के इस बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे मुख्य सुर्खियों के साथ। आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड, अस्पताल निर्माण घोटाले से जुड़ा है मामला। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बी सुदर्शन रेड्डी ने दिया अमित शाह को करारा जवाब। वोटर अधिकार यात्रा के 9वें दिन कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी हुई शामिल। स्वदेशी जीपीएस सिस्टम नाविक पर संकट, 11 में सिर्फ 4 उपग्रह ही कर रहे हैं काम। भारतीय सेना और अन्य खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देने के मामले में सीआरपीएफ के एएसआई की जाँच में हुआ बड़ा खुलासा। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के आप नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर समेत 13 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। यह कार्रवाई अस्पताल निर्माण घोटाले से जुड़ी है और आरोप है कि 2018 से 19 में दिल्ली सरकार की 24 अस्पताल परियोजनाओं पर करीब 5,590 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, लेकिन समय पर काम पूरा नहीं हुआ और लागत कई गुना बढ़ गई। उदाहरण के लिए आईसीयू अस्पताल परियोजना में 1,125 करोड़ रुपयों की मंजूरी के बावजूद केवल आधा काम हुआ और लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च हो गए। इसी तरह कई अस्पतालों और पॉलीक्लिनिक परियोजनाओं में भी भारी अनियमितताएं सामने आई। एसीबी की जांच के बाद मामला ईडी को सौंपा गया। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध है और सौरभ भारद्वाज उस समय मंत्री भी नहीं थे जब ये परियोजनाएं मंजूर की गई थी। दिल्ली में उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले इंडी गठबंधन के उम्मीदवार और पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज बी सुदर्शन रेड्डी ने अमित शाह के आरोपों का शांत अंदाज में जवाब दिया है। अमित शाह ने उन पर नक्सलवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया था। रेड्डी ने कहा कि सलवा जुडूम के खिलाफ जो फैसला आया था वह सिर्फ उनका नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की पूरी बेंच का निर्णय था, जो संविधान और न्याय के नियमों के आधार पर लिया गया था। ऐसे फैसले को व्यक्तिगत बनाकर राजनीति में इस्तेमाल करना गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अमित शाह ने वह फैसला ध्यान से पढ़ा होता तो शायद वे ऐसे आरोप नहीं लगाते। दिल्ली में वोटर अधिकार यात्रा के 9वें दिन कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने बिहार के सुपौल में इस अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ मिलकर मतदाताओं को जागरूक करने और इलेक्शन कमीशन और एसआईआर के खिलाफ इस यात्रा को ताकत दी। उनके शामिल होने से स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल बन गया और महागठबंधन की इस राजनीतिक मुहिम कई मायनों में मजबूती मिली। भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक लंबे समय से तकनीकी दिक्कतों से जूझ रहा है। इसे मजबूत बनाने के लिए इसरो ने अब नई योजनाएं बनाई हैं। इसरो के सूत्रों ने बताया कि इस साल के अंत तक नया उपग्रह NVS-03 लॉन्च किया जाएगा और इसके बाद अगले साल के अंत तक एक एक करके 2 और उपग्रह NVS-04 और NVS-05 अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। सीआरपीएफ के SSI मोतीराम जाट के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। NIA की जांच में पता चला कि वह 2023 से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों से जुड़ा हुआ था और उन्हें सेना व सुरक्षा से जुड़ी गुप्त जानकारी भेजता था। एक पाकिस्तानी अधिकारी ने खुद को टीवी पत्रकार बताकर उससे अहम दस्तावेज लिए, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे की जानकारी, पहलगाम हमले के बाद बंद हुए पर्यटन स्थल, सीआरपीएफ की तैनाती और गश्त की रिपोर्ट, आतंकियों के ठिकानों की जानकारी जैसे बातें शामिल थी। भारतीय नौसेना में आज 2 नए और आधुनिक युद्धपोत उदयगिरी और हिमगिरी शामिल हो रहे हैं। ये दोनों जहाज प्रोजेक्ट 17A के तहत बने स्टील्थ फ्रिगेट हैं, जिनकी खासियत है कि ये एक साथ कई तरह के मिशन पूरे कर सकते हैं। इनके जुड़ने से हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और भी बढ़ जाएगी। खास बात यह है कि एक जहाज मुंबई के मझगांव डाक और दूसरा कोलकाता के GRSI शिपयार्ड में बना है। फिर भी दोनों को एक ही दिन नौसेना में शामिल किया जा रहा है। यह पहला मौका है जब 2 बड़े युद्धपोत एक साथ नौसेना में जुड़ रहे हैं। इस समारोह की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं और इसे भारत की आत्मनिर्भरता और रक्षा क्षमता की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर आज चेतावनी स्तर को पार कर गया है और खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। सुबह 9 बजे पुराने रेलवे पुल पर इसका जलस्तर तकरीबन 204 मीटर मापा गया है।
और बढ़ने की आशंका को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने पूरी तैयारी रखते हुए सभी संबंधित एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा है। अधिकारियों को बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। लगातार बारिश और भूस्खलन से पहाड़ी इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। इसी वजह से हिमाचल प्रदेश के 8 जिले जैसे कांगड़ा, चंबा, ऊना और मंडी में आज सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में भी देहरादून और उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते वहां स्कूल बंद करे गए हैं। प्रशासन ने लोगों और खासकर पर्यटकों को सलाह दी है कि वे सावधान रहें, जरूरी ना हो तो यात्रा न करें और मौसम विभाग की चेतावनी पर ध्यान दें। अमेरिका ने भारत से इंपोर्टेड कई सामानों पर 27 अगस्त से कुल 50% टैरिफ लगाने की अधिसूचना जारी की है, जिसमें पहले से लागू 25% टैरिफ के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त 25% टैरिफ जोड़ा गया है। यह कदम विशेष रूप से भारत द्वारा रूस के अधिक तेल खरीदने के चलते उठाया गया है और इसका असर भारतीय रुपया और शेयर बाजार पर पड़ रहा है। इससे कई उद्योगों जैसे कपड़ा, गहने, समुद्री उत्पाद पर भारी दबाव आएगा। सरकार निर्यातकों को मदद देने और नए बाजार खोजने की तैयारी कर रही है। गाजा के नासिर अस्पताल पर हुए हमले में लगभग 20 लोग मारे गए, जिनमें 5 पत्रकार भी शामिल थे। इस पर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दुख जताया और कहा कि यह एक गलती से हुआ हादसा था और इसकी जांच होगी। इस घटना की निंदा मीडिया और मानवाधिकार संगठनों ने की है, क्योंकि इसमें आम लोग और पत्रकार दोनों मारे गए हैं, जिससे यह चिंता बढ़ गई है कि युद्ध में अब नागरिक और खबर लिखने वाले लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। आज की इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी ही खबरों का सिलसिला जारी रखने के लिए देखते रहिए टाइम्स ऑफ उत्तरांचल। धन्यवाद।